फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे इसके पढ़ते हैं। इसकी हेडलाइन क्या है? धन के लिए युद्ध। उस टाइम युद्ध क्यों होते थे? धन के लिए होते थे। चलो कैसे होते थे? आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पालों वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। उन्हें लगता था कि इस पर शासक कौन करेगा, कैसे करेगा, इस तरह से। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। अगर आपके पास कभी वन लाइनर या वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के बीच में होता था, तो गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट कीजिए या दिमाग में डालिए। ठीक, जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मतलब ऐसा किया कि हाँ, हम ऐसा करवा सकते हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों का भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्ययन पढ़ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे गौरी ने एक मंदिर, सोमनाथ का मंदिर कितना तरीके से ध्वस्त कर दिया था, बेकार कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि इस्लाम का एक प्रतीक था, उसे इस्लामिक धर्म बहुत अच्छा था, उसे इस्लामिक धर्म स्थापित करना था। ऐसे होते थे लोग। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे, देखो हमने कल, प्रसिद्ध है। उसमें 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान उपमहाद्वीप के ऊपर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसने 17 बार आक्रमण किया था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हो गया। वो ले गया, उसने खर्च किया। सुल्तान किसे कहते हैं? अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल-बरूनी अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। अल-बरूनी एक ऐसा लेखक था जिससे भारत बहुत प्रिय था। उसने भारत को बहुत अच्छे से जाना और समझा है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। चाहमान को चौहान भी कहते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन एक किसके युद्ध में था? तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को 1191 में तो हराया था, लेकिन 1192 में खुद ही अपने हाथों से हार गया था। खुद हाथों से मारा गया तराइन के द्वितीय युद्ध में। कोई पूछे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191। किन किन के बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की विजय किसकी थी? तो पृथ्वीराज की। और द्वितीय तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज और गौरी के बीच। जीता कौन था? गौरी, वो हार गया था। चौल वंशों की नज़दीक से एक नज़र देखो। चौल वंश यहाँ तक देखो, इधर देखो, चालुक्य चौल इधर ही थे, उरई से तंजावुर तक। चौल वंश सत्ता से कैसे आया? कावेरी डेल्टा मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मतहात थे। मतलब कांचीपुरम के
मथादे औरैया के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने कहा तंजावुर शहर और निम्बुसुद्दीनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयवाला के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर के साणियन और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजवंश प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, वह 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के प्रथम राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीति को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। ऐसा है उनका। दिख नहीं रहा, लाइट भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। पानी भी बरस रहा है इसलिए उधर कम दिख रहा है। प्लीज़ आप कर लो जैसा है तो। भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और ककईगोड़लपुरम के बड़ा मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विषयों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर को जिसे हम और आप अभी वाल्मीकि बोलते हैं, जमादार भी बोलते हैं। इससे संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे प्रसिद्ध